हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज़। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा कवर करा दिया है। एंड टुडे वी आर गोना कवर अ न्यू सोर्स दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। सो रिटेन अर्निंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये आपकी गुल्लक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसको पढ़ेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर, फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी तक सोर्सेज ऑफ फंड्स के पूरे लेक्चर देखे या नहीं देखे। सो स्टूडेंट्स, आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। स्टूडेंट्स, हम हिंदी मीडियम की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर सेपरेट चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। सो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बीच में है एंड उनको चाहिए हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन, सो यस, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर वो एक्सेस कर सकते हैं सारे वीडियोस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको इंग्लिश मीडियम में तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड के, एंड हिंदी मीडियम में हम आपको पढ़ाते हैं फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड बिहार बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें जरूर बताइएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आजकल बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस, कस्टम शॉर्ट सब कुछ बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाए। इसके अलावा स्टूडेंट, वी मस्ट टेल यू दैट वी प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल। सो कई बार ऐसा होता है आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, तो नॉट टू वरी, वी आर प्रोवाइडिंग ई नोट्स एंड ई बुक्स। सो आप उसको एक्सेस करिए एंड फटाफट आप चैनल को अभी तक भी, अगर इतनी बार बोलने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वी प्रोवाइड फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो यस, जिससे आपकी प्रिपरेशन एनहांस होती है। सो इतनी सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी वांट जस्ट वन थिंग फ्रॉम यू, कंसिस्टेंट स्टडिंग। तो डेली पढ़ा करो, डेली हमारी क्लासेस अपलोड होती हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप डेली पढ़ोगे, आपकी प्रिपरेशन एनहांस होगी। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। रेनी सीजन चल रहा है फिर भी आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है? आपको बस घर पे बैठ के आराम से मोबाइल पर या जिस भी आप डिवाइस पर देख रहे हैं, आपको बस अच्छे से लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाने। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करें आज का वंडरफुल सेशन दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। सो रिटेन्ड अर्निंग समझने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करवाने वाली हूँ। सो बिजनेस जो है वो बहुत सारे सोर्सेज से फंड रेज करते हैं, जैसे इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। ठीक है, सो ईच ऑफ द सोर्स हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मस्ट प्रॉपरली बी अंडरस्टूड दैट द बेस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड। हर सोर्स के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। जैसे बैंक लोन लोगे तो ब्याज भरना पड़ेगा, अपने रिजर्व्स यूज करोगे तो ब्याज भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हर सोर्स की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, सो बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है फंड्स रेज करने से पहले। अब एक ऐसा मैं बोलूं कि दिस इज द बेस्ट सोर्स, दैट इज द बेस्ट सोर्स, बैंक लोन इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड विच इज द बेस्ट। ठीक है, सो यू कैन नॉट से दैट कि क्योंकि सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं उनमें से कोई भी ऐसा सिंगल बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स नहीं होते। जैसे मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू में पढ़ाया था कि कितने सारे सोर्स ऑफ फंड्स थे, है ना? डिबेंचर, शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। सो रिटेन्ड अर्निंग्स जो हम पढ़ने वाले हैं, आई मस्ट से कि दैट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट सोर्स फॉर रेजिंग द फंड्स। ठीक है, तो आपको सब सोर्सेज के प्रॉज एंड कॉन्स समझने ही पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पर्पस, कॉस्ट, एसोसिएटेड रिस्क, अ चॉइस में बी मेड अबाउट द सोर्स टू बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी इन्वेस्टर से पैसे लेते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा किस पर्पस के लिए, कितने पैसे लेने हैं, वो कितनी % इक्विटी मांगेंगे हमसे, तो एक एक चीज़ एनालाइज करनी होती है पैसे रेज करने से पहले। ठीक है, सो इसलिए सोर्सेज ऑफ फंड्स रेज करना मजाक बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if a business wants to raise funds for meeting the fixed capital requirements, long term funds may be required which can be raised in the form of own funds and borrowed funds. ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर बिजनेस को फंड रेज करना है, ठीक है, अपने फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? लेट मी एक्सप्लेन यू कि हमारे दो एसेट्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं करंट एसेट्स, दूसरे होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। सो करंट एसेट्स के मैं आपको दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। करंट एसेट्स के दो एग्जांपल हो गए अपने, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक,
ठीक है, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक। ठीक है, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। फिक्स्ड एसेट्स के 3 एग्जाम्पल देती हूँ मैं अब आपको। फर्स्ट प्लांट, सेकंड मशीनरी, ठीक है, और अगर मैं थर्ड बोलूं तो इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट थर्ड में आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ये फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेंट है। सो मान लीजिए अगर आपको मशीन खरीदनी है, ठीक है, तो अगर आप मशीन खरीदोगे ना स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब समझ में आया इस वर्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो अगर बिजनेस को फंड रेज करना है फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग टर्म फंड्स में बी रिक्वायर्ड। यहाँ पर मशीन खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपए लगेंगे, ठीक है, विच कैन बी रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स। या तो आप खुद से वो अरेंज करो या आप बोरो करो। ठीक है, सो आपको समझ आए लॉन्ग टर्म फंड्स क्यों चाहिए, क्योंकि मशीन बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, मशीन प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हैं, और मशीन क्या है, लॉन्ग टर्म यूज होती है। क्लियर। सो यहाँ पर आपको सिमिलरली अगर पर्पस है डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेस आप रेफर कर लो, है ना। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के लिए तो आप अपने खुद के रिसोर्सेज, इंटरनल रिसोर्सेज भी रेफर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर्ड कि सोर्स ऑफ फंड्स चुनने से पहले हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है कि हम कैसे प्रोसीड करें, सारे प्रॉज एंड कॉन्स एनालाइज करके। ओके ग्रेट, सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताओ कि अगर आपने एक बिजनेस खोला, ठीक है, आपको चाहिए मनी फॉर प्रोसेसिंग, मनी फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, यू डोंट हैव मनी, आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में बहुत पैसा खर्च हो गया, अब आपकी प्रोडक्शन बिगिन होने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। आपके पास फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं सारी, ठीक है, आपको ये प्रोसेसेस बार बार रॉ मटेरियल लाना, हायर करना लोगों को, है ना, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल पीपल को हायर करने में आपको पैसे चाहिए। सो आप इसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे, ठीक है, टेल मी द सोर्सेज ऑफ फंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नाउ रिटेन अर्निंग्स, अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट अर्निंग अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, चलो मैंने आपको अभी से कंपनी का मालिक बना दिया, आपकी एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्स प्राइवेट लिमिटेड में आपको अर्निंग हुई 4 करोड़ रुपए इस मंथ, छोटी कंपनी थी आपकी, 4 करोड़ अर्निंग हुई, क्या आप ये पूरे 4 करोड़ प्रॉफिट मान लोगे या इस 4 करोड़ में से कुछ हिस्सा गुल्लक बनाओगे आगे के यूज के लिए? दिस लीड्स अस टू अवर रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ में एक चीज़ देखते हैं कि जब भी अपने घर में क्या होता है कि यूजुअली आजकल तो सभी अर्निंग है ना, जितनी भी अर्निंग्स होती हैं उसका कुछ हिस्सा सेविंग्स की जाती है। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में या फिर अपने घर के लॉकर में वो पैसे रखे जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा मम्मी पापा के मुंह से कि ये जो है ये ना, ये बिटिया के दहेज के लिए पैसे जमा करके रखें या फिर उनके गोल्ड के लिए पैसे जमा करके रखें, ये तो मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जमा करके रखा है। ठीक है, मैं FD करवा रहा हूँ जस्ट फॉर द हेल्थ, इफ एनी हेल्थ अनसर्टिनिटी कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, सो हमारे घर वाले भी सेविंग्स करते हैं, हाँ या ना स्टूडेंट्स, सेविंग्स तो आपने देखा होगा, सब लोग सेविंग्स करते हैं। ठीक है, सो क्या हम जितना कमाते हैं हम पूरा उड़ा देते हैं? नहीं, हम कुछ सेविंग्स करते हैं ना, तो वो जो सेविंग्स हैं वही होती है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वर्ड रिटेन्ड का मतलब होता है रिटेन की हुई अर्निंग्स, हमने जो अपनी अर्निंग्स है उसमें से कुछ हिस्सा रिटेन किया हुआ है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? नाउ अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स, कंपनी अपनी पूरी अर्निंग्स नहीं बांटती। ठीक है, शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड्स, अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स में बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर। कंपनी अर्निंग्स का कुछ हिस्सा एक पोर्शन क्या करती है, रिटेन करती है, ताकि वो कब यूज आएगा, फ्यूचर में। जैसे हमारे घर वाले जब सेविंग्स होती हैं तो क्या करते हैं, कुछ हिस्सा उसको गुल्लक में डाल देते हैं या जमा करके रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में यूज आए। ठीक है, सो दिस इज नोन एज रिटेन अर्निंग्स। इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग ऑफ प्लफिंग बैक इट्स प्रॉफिट्स। ठीक है, अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा यदि आप जमा करके रख रहे हो फॉर फ्यूचर यूज, फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेन
अर्निंग्स। और रिटेन्ड अर्निंग्स इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ रहा, आप अपने इंटरनल सोर्सेज, अपने प्रॉफिट्स का ही कुछ हिस्सा अलग कर रहे हो, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अलग कर लेना। क्लियर है आपको एकदम? ना स्टूडेंट्स इसको लिखिए आप फटाफट, इस वाली लाइन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटेन्ड अर्निंग्स इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप क्या लिखोगे, इट इज अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स दैट मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर यूज इन फ्यूचर। क्लियर है? आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लफिंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट्स, डिविडेंड पॉलिसी, एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, ठीक है। इसका आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि एक कंपनी है, इस कंपनी में प्रॉफिट्स हुए 15 करोड़, ठीक है। अब यूजुअली जो प्रॉफिट्स हैं उसी से ही सैलरीज पे होती हैं, तो 2 करोड़ की तो सैलरीज ही पे हो गई, ठीक है। अब इसमें से 2 करोड़ की सैलरीज पे हो गई, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस सब मिला के A to Z, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह A to Z सब मिला के आया 1 करोड़ खर्चा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे डिविडेंड्स पे करना है शेयर होल्डर को, ठीक है, तो डिविडेंड्स हो गए अपने 50 लाख के, ठीक है। उसके बाद और 50 लाख का अगर मैं बात करूं एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए जैसे नेट प्रॉफिट्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट्स आपको शो करने होते हैं, तो आपने ऐसा दिखाया कि यस इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके मेरे ये प्रॉफिट बचे हैं, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पे ऑफ करनी है, ये सारी चीज़ें जो आप पे ऑफ कर चुके हो, 4 करोड़ आप पे ऑफ कर चुके हो, ठीक है। अब आपको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कितने पैसे बचे हैं, 11 करोड़। इस 11 करोड़ में 5 करोड़ आप जमा कर दो गुल्लक में, ठीक है, और बचे हुए 6 करोड़ यूज़ करो बिजनेस के लिए। अभी तो और खर्चे आएंगे, ये तो सिर्फ मोटा मोटी खर्चे थे, अभी और खर्चे आएंगे तो बिजनेस में यूज़ करो। मान लो कोई नई प्रोडक्ट लाइन आनी है तो 6 करोड़ कितने कम पड़ेंगे, तो हो सकता है इसमें से भी निकालने पड़े, तो ये गुल्लक बनाएंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली है, द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लफिंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, कि आपके खर्चे कितने हैं। प्रॉफिट आप कितना प्लफ बैक करोगे, यानी प्रॉफिट आप कितना रिटेन करोगे, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने खर्चे कितने पे किए, खर्चे के बाद जो बचा उसमें से आप रिटेन कर सकते हो, ठीक है। अगर वो कम बच रहा है मतलब यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। नाउ मेरिट्स क्या है रिटेन्ड अर्निंग्स के, सो द मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस आर एज फॉलोज। रिटेन्ड अर्निंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो अपने पूरे प्रॉफिट्स को खर्च कर दे, देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पूरे प्रॉफिट्स को खर्च कर दे, वो कुछ ना कुछ रिटेन करती है। तो ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, ये होता ही होता है कि हम कुछ पैसे गुल्लक में जमा करते हैं, ठीक है, हमारी रिजर्व्स में जमा करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। आप बैंक लोन लेने जाओ इंटरेस्ट लगेगा, आप इन्वेस्टर से पैसे लेने जाओ वो आपके बिजनेस की इक्विटी मांगेगा, ठीक है। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाओ वो आपसे इंटरेस्ट मांगेंगे, ठीक है। सो आप अगर खुद के पैसे यूज़ कर रहे हो, खुद के जो प्रॉफिट से बचाया हुआ पैसा यानी रिटेन अर्निंग्स जो आपकी जमा पूंजी है वो यूज़ कर रहे हो, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस पर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, उस पर कोई डिविडेंड नहीं पे करना। आप शेयर होल्डर से पैसे लेते हो उसको डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। बट रिटेन अर्निंग ऐसा सोर्स है जिसमें आपको बाहर की किसी पार्टी को 1 रुपये नहीं देने। क्लियर है? सो दैट्स वाई इट इज़ अ परमानेंट सोर्स एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हम किसी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं ना, तो वो हमें बाउंड कर देता है कि आप इस एरिया में वर्क करिए क्योंकि उसने पैसे लगाए होते हैं। बट जब हम खुद के पैसे लगाते हैं तो हमारे पास एक फ्रीडम होता है, जैसा मन चाहे वैसा खरीदेंगे, नुकसान भी अपना प्रॉफिट भी अपना, ठीक है। सो दिस इज वॉट मेक्स रिटेन्ड अर्निंग्स स्पेशल, है ना। रिटेन्ड अर्निंग क्यों स्पेशल सोर्स ऑफ फंड है? क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट खुद से ऑब्टेन करिए, उनके प्रॉफिट्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो जमा किया हुआ है, ठीक है। सो उसमें फ्रीडम भी मिलता है कि उन फंड्स को कैसे यूज करना है। सो स्टूडेंट्स मेरिट्स में हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, अभी आप 3 ही पॉइंट्स के नोट बनाइए। रिटेन्ड अर्निंग्स परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स होता है, ठीक है, अवेलेबल टू दी ऑर्गेनाइजेशन।
इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। यहाँ पर ना कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ये एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। मान लीजिए कि एक समोसे का बिजनेस खोलने वाला पर्सन है, छोटी सी उसे दुकान खोलनी है, ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली समोसा वाला, ठीक है। सो ही वांट्स टू ओपन दिस शॉप, ठीक है। अब इसने ये शॉप रेंट पे ली है। क्या लिए इसने? ये शॉप रेंट पे ली है, तो इसको रेंट भरना पड़ेगा, इसको रेंट भरना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा एवरी मंथ, और उसको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पर मान लीजिए इस समोसे वाले की खुद की शॉप है, ही इज द ओनर ऑफ दिस शॉप, इसकी खुद का मकान था, उसमें नीचे एक छोटी सी दुकान बनी हुई है, वो वहीं पर ये बिजनेस चालू करने वाला है, ठीक है। सो क्या उसका रेंट लगेगा? ठीक है, तो उसका रेंट बच गया, बट वो रेंट जो है, जो नहीं लगा, वो क्या थी? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट थी। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमें नहीं पे करनी पड़ती क्योंकि हमारे पास खुद के पास सोर्सेस होते हैं, ठीक है। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो लगती नहीं है, बट हाँ विजिबल होती है कि अगर ऐसा होता तो लगती है ना। सो ये डिफरेंस होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में, समझ गए? तो रेंट भरना पड़े तो एक्सप्लिसिट, अपनी प्रॉपर्टी है तो इम्प्लिसिट, ठीक है, नहीं भरना पड़ेगा। सो इसलिए बोला एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो रिटेन्ड अर्निंग में कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं लगती क्योंकि सब कुछ इंटरनल है, क्लियर। अब एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम। आपका खुद का पैसा होता है, सो आप उसे जैसा चाहे यूज कर सकते हो। देयर इज नो इन्वेस्टर, देयर इज नो बैंक सिटिंग एंड क्वेश्चनिंग योर वर्क, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल 1, बिजनेस ने बैंक लोन लिया, 14% इंटरेस्ट था, रीपेबल इन 5 ईयर्स, एक प्रोजेक्ट के लिए जो 5 साल चलेगा, ठीक है। 5 साल हो गए, प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब बैंक लोन पे करना पड़ेगा कंपनी को, नहीं पे करेगी तो बैंक जो है इस कंपनी को सीज कर देगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये तो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है, कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी। अब एग्जाम्पल 2, कंपनी ने खुद की रिटेन्ड अर्निंग्स 5 करोड़ रुपए इस एक प्रोजेक्ट में लगाई थी, ये प्रोजेक्ट नहीं चल पाया, ठीक है, बहुत लॉस हो गया 6 करोड़ का। तो कंपनी का खुद का पैसा था, कंपनी किसी को आंसरेबल नहीं है कि लॉस हो गया, बाप रे, कंपनी का खुद का पैसा था, खुद समेट लेंगे, 1 करोड़ और ले आएंगे रिटेन अर्निंग्स में से, ठीक है, प्रॉफिट्स का हिस्सा, तो खुद ही पे ऑफ कर देंगे इन प्रॉफिट्स को, है ना। मान लीजिए लॉस केवल 5 करोड़ हुआ था, तो बस रिटेन अर्निंग चली गई, ठीक है, वापस बनाई जाएगी गुल्लक। तो किसी ऐसा हुआ कि कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, रिटेन अर्निंग्स क्या है? अपनी खुद की गुल्लक है, हम जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हम लॉसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नुकसान होता है, बुरा जरूर लगता है, बट वो कोई और आके हमारी कंपनी नहीं बंद कर रहा होता, ठीक है। सो इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। समझ आ गया स्टूडेंट्स? नाउ इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर्स का वो बढ़ जाता है। कैसे? जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स आप बुक करोगे ना, आपके प्रॉफिट्स में रिटेन अर्निंग दिखेंगी, तो शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा, ओके दे हैव मल्टीपल रिजर्व्स, दे हैव अ लॉट ऑफ फंड्स जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा जो है वो पैसा नहीं डूबेगा, कंपनी हमारा पैसा रिटेन अर्निंग से भी वापस कर देगी। सो शेयर होल्डर हैव दिस टेंडेंसी टू ट्रस्ट कंपनी ओनली व्हेन दे सी द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अगर रिटेन अर्निंग दिखेंगी ना उनको अकाउंट्स में, तो उन्हें लगेगा कि येस कंपनी के इतने प्रॉफिट्स तो हैं कि वो बचा पा रही है कुछ, ठीक है। सो दैट्स वाई रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स को बढ़ा देती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आगे बढ़ते हैं। दीज आर ऑल द मेरिट्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल द मेरिट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स लिमिटेशंस पर, इसको एक बार रीड आउट करो, देन हम आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, जैसे अभी तक तो हमको रिटेन अर्निंग्स बहुत ही अच्छा लगा कि खुद के पैसे हैं, खुद यूज़ करना है, खुद के पास फ्रीडम है, नुकसान भी हो गया तो अपना, ठीक है। जैसे जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो रहा था तो कश्मीर को जब लोग पहले अलग मानते थे, ठीक है, तो लोगों ने क्या बोला था कि जब कश्मीर इंडिया का हो जाएगा कम्प्लीटली तो अपना होगा, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या बोला था, कश्मीर अब हमारा होगा, हमें जैसा उसको ठीक करना है हम अपने हिसाब से करेंगे, बट एटलीस्ट किसी और का कंट्रोल तो नहीं होगा। भारत का ही कश्मीर बन गया। सेम रिटेन अर्निंग्स भी हमारी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की होती है, जैसा यूज़ करना है हम अपने पैसे को खुद यूज़ करेंगे, नुकसान भी अपना, प्रॉफिट भी अपना, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही बात बोली गई। अब हमने पूरे प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स देखे रिटेन अर्निंग्स के कि सब अच्छा है, अपना फ्रीडम, अपना पैसा, अपनी गुल्लक, ठीक है, मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, सब अच्छा है, बट there are some drawbacks also which are called the loopholes or the drawbacks or the limitations. चलिए देखते हैं. First, excessive pluffing back may cause dissatisfaction among the shareholder as they would get lower dividends. अब मान लीजिए कि आप अपने प्रॉफिट्स में से ही क्या करते हो, डिविडेंड पे करते हो, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, डिविडेंड इज अर्निंग ऑन शेयर, ठीक है। सो शेयर्स पे जो अर्निंग होती है उसे डिविडेंड बोलते हैं। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट हुआ 15 करोड़, इसमें से 5 करोड़ कंपनी ने रिटेन कर लिया, मान लीजिए 10 करोड़ कंपनी ने रिटेन करा और कुल 5 करोड़ पे डिविडेंड पे किया, तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे ना कि आर वी मैड और समथिंग, वी डोंट एनालाइज और व्हाट, वी हैव द एनुअल रिपोर्ट, वी आर सीइंग दैट यू हैव पुट दिस अमाउंट इन रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप हमें कम क्यों पे कर रहे हो, आप इतनी ज़्यादा आप एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ अस, वी आर द इन्वेस्टर्स, वी नीड मोर डिविडेंड ऑन आवर शेयर्स, ठीक है। इसलिए तो कंपनी का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ROI जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। सो अगर कंपनी ये डिसाइड करे कि ज़्यादा रुपए की गुल्लक बनानी है तो वो गुल्लक की वजह से जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कम होंगे, एक्चुअल प्रॉफिट जो कम होंगे उसमें आप डिविडेंड फिर कम पे करोगे ना, ठीक है। सो इसलिए शेयर होल्डर्स को बुरा लग सकता है, ठीक है। सो एक्सेसिव प्लफिंग बैक, यानी आप एक्सेस अगर प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग में डालते हो तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स डिससैटिस्फाई होते हैं क्योंकि उन्हें क्या मिलते हैं, लोअर डिविडेंड्स। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकेंड, इट इज़ अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। मान लो अगर प्रॉफिट्स ही नहीं हुए किसी साल तो काय की रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स प्रॉफिट्स का ही एक गुल्लक का हिस्सा होती है ना, ठीक है। सो अगर प्रॉफिट ही नहीं हुए तो रिटेन अर्निंग्स भी नहीं होंगी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज फंड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फर्म्स, दिस में लीड टू सब ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड्स। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है, हमें नहीं पता कि पैसा आगे कैसे यूज होगा, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद दीज फंड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दिस में लीड टू सब ऑप्टिमल यूज। कई बार ऐसा होता है पैसा पड़ा ही रह जाता है and it is filling the pockets of the owners, no expansion, no growth, no extra salaries, no bonus, only and only community which is suffering is workers and shareholders. Okay, so this were the limitations of retained earnings. I hope आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ retained earnings का source of funds। मिलते हैं अगले source of fund के टाइप में, बट जाने से पहले आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वी प्रोवाइड क्लासेस दैट आर इन हाई क्वालिटी, वी प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यस स्टूडेंट्स, हम आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स की तैयारी करवाते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल ये है जहाँ पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, हिंदी मीडियम चैनल सेपरेट है जहाँ हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम में हम CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। स्टूडेंट्स, वी प्रोवाइड क्रैश कोर्सेज जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, आपका रिविजन होने के लिए क्रैश कोर्स मैराथॉन्स भी आती हैं। इसके अलावा वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, सो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल, इसकी प्लेलिस्ट पे जो है आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल रुपी फॉर वॉचिंग एनी लेक्चर ओवर मैग्नेट ब्रेन्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। दीज आर आवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp। नेक्स्ट टाइम यू ओपन इट, डू फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल
चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को एंड डू लेट द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इन योर कम्युनिटी नो दैट देयर इज अ सेपरेट चैनल बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आप जाएं एंड वहाँ पर भी वीडियोज़ एक्सेस कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फंड।